हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको बेस्ट ई बुक्स मिलेंगी, हमारे वीडियो कोर्सेज मिलेंगी बहुत ही किफायती दामों में। इन सब का आप फायदा उठा सकते हैं, फ्री में क्विजेज वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 142वें स्थान पर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के पूर्व निदेशक एस सोमनाथ जी वर्तमान में किस संस्था के चेयरमैन हैं? तो ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल में अच्छे से आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आंसर किया करो और डिटेल्स लिखने की कोशिश किया करो। बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों। विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे, ये प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है दलहन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। दलहनों में या दालों में अगर बात करें तो सूखी बीन्स आती है, दाल, सूखे मटर, छोले, लुपिन, इन सब के महत्व को पहचानने के लिए, साथ ही साथ दालों में दोस्तों प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा लोगों तक पहुंचे, इसके बारे में बताने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैश्विक रूप से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2018 में और पहली बार मनाया गया 2019 में। इस बार की थीम की अगर बात करें तो थीम है युवाओं को अस्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। अगर यूएनएफएओ की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब 16 अक्टूबर को स्थापना हुई थी, इस वजह से 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। इंपॉर्टेंट डे है, ये भी आप याद रखेंगे, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है ना, क्योंकि खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। रोम में, इटली में इसका हेडक्वार्टर है और क्यू डोंग्यू इसके वर्तमान में है अध्यक्ष। अच्छा, ये दलहन से संबंधित क्वेश्चन है। तो दलहन का संबंध दोस्तों किस प्रकार की क्रांति से है? तो आप बोलेंगे पीली क्रांति से। किससे? पीली क्रांति से, येलो रिवॉल्यूशन से, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड ये हाइड्रोजन संयंत्र होगा, हाइड्रोजन प्लांट होगा, मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में यह स्थापित किया जा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा ये प्लांट, इसका मॉडल बनाया गया है और ये मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थापित किया जा रहा है 24 करोड़ रुपए की लागत से। इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता होगी कि 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से ये प्रतिदिन 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अब देखिए हाइड्रोजन के पीछे दुनिया क्यों भाग रही है? क्योंकि आप पढ़े भी होंगे साइंस में, मैंने भी आपको बताया हुआ है कि हाइड्रोजन को H2 को दोस्तों फ्यूचर का ईंधन कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। फ्यूचर फ्यूल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन जब जलता है ना तो इससे कार्बन नहीं निकलता है, ठीक है ना, इससे कार्बन नहीं निकलता है। दूसरी बात ये होती है कि ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। अच्छा, जब इतना ज्यादा ज्वलनशील होता है तो आप पूछोगे कि आज तक क्यों नहीं यूज हुआ? एक्चुअली में दोस्तों आज तक इस प्रकार के इक्विपमेंट डेवलप ही नहीं कर पाए हम लोग जो हाइड्रोजन की ज्वलनशीलता को कंट्रोल कर सके। यानी अगर ये एक बार जलना शुरू हुआ ना तो इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कंट्रोल करने की क्षमता अभी तक साइंटिस्ट ने विकसित नहीं की थी। यही वजह है कि आज तक इस पर मतलब बहुत कम ही इसको यूज किया जा रहा था। लेकिन अभी देखो आप आजकल बहुत ज्यादा यूज आ रहा है, खबरें आ रही है हाइड्रोजन से रिलेटेड। जैसे आप देखो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी ने बनाई, हाइड्रोजन से चलने वाली अभी बॉट के बारे में मैंने आपको बताया था, जेट बॉट जो था वो यूएई ने बनाया था, यूनाइटेड अरब अमीरात ने, ठीक है। तो ऐसे ऐसी अब न्यूज आपको देखने को मिलेगी फ्यूचर में, क्योंकि हाइड्रोजन जो है मैंने आपको बताया जीरो कार्बन एमिशन, लगभग ना के बराबर कार्बन एमिशन वाला एक ईंधन होता है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ये जो हाइड्रोजन प्लांट है कौन बना रहा है, तो इसे वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के द्वारा मिल करके बनाया जा रहा है।
क्लियर है इतना। चलिए मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश आप मैप में देखोगे यहाँ पर है। बाकी चीजें बेसिक चीजें तो आपको पता है। चलिए मैं कुछ आपका रिवीजन करवा देता हूँ। ये बेसिक चीजें तो आपको पता ही है, मुझे पता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आ गए हैं। देखिए अभी मध्य प्रदेश में दोस्तों 3 स्थानों के नाम बदलने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी केंद्र ने। कौन कौन से नाम थे? होशंगाबाद नगर था, उसका नाम अब बदल करके नर्मदापुरम किया जाएगा। तो नर्मदा नदी भी आप याद ही रखेंगे, मध्य प्रदेश में बहती है सबसे ज्यादा। शिवपुरी का नाम बदल करके कुंडेश्वर धाम कराया गया है। शिवपुरी का नाम अब कुंडेश्वर धाम होगा। बाबई का नाम अब दोस्तों होगा माखन नगर, माखन लाल चतुर्वेदी जी की याद में। इसके अलावा दोस्तों अभी जबलपुर में भारत का पहला, जबलपुर मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाए जाने की घोषणा हुई है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने आपको बताया था कि 29 शावकों को जन्म देने वाली कॉलर वाली नाम का एक बाघिन थी, उसका निधन हुआ है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट की थी। 29 शावकों को जन्म दे करके शेरनी थी, कॉलर वाली नाम था, ठीक है ना। तो उसने एक रिकॉर्ड बनाया था, उसका अभी निधन हुआ है, तो उसका नाम कॉलर वाली। वो कहाँ पर थी? वो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से ही थी। तो ये भी आप याद रखिए। मैंने आपको बताया ना मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, 11 नेशनल पार्क है, ठीक है ना। तो 11 नेशनल पार्क के साथ मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है, ये भी मध्य प्रदेश में होने की घोषणा हुई है। ओके, और अभी संगीत के मामले में मैंने आपको बताया था विश्व तानसेन संगीत महोत्सव, इसके अलावा वन महोत्सव, इसके अलावा ड्रोन मेला, ठीक है। तो ये सारे आयोजन कहाँ पर होंगे? मध्य प्रदेश में होंगे। ये सारी चीजें आप अगर रिवाइज करते रहोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं और बाहर से नहीं बनने वाला है, आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अब हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय में डीएफएस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो डीएफएस सचिव नियुक्त किए गए दोस्तों संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इमेज में। ये इससे पहले अभी आरईसी के वर्तमान में ये एमडी भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अध्यक्ष भी हैं, ठीक है ना। तो ये अब नियुक्त किए जाएंगे वित्तीय सेवा विभाग में, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस सेक्रेटरी के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव ये सेक्रेटरी नियुक्त किए जाएंगे। 1990 बैच के राजस्थान कैडर से ये आईएएस ऑफिसर हैं। ये किसकी जगह पर आए हैं? देवाशीष पांडा जी की जगह पर आए हैं, जो 31 जनवरी को रिटायर हुए हैं डीएफएस सचिव के रूप में। क्लियर? चलिए, तो नियुक्ति है सचिव की, तो ये आप याद रखेंगे। सचिव और सलाहकार पर भी वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। देखिए अब हमने पूरा स्ट्रेटेजी तैयार कर लिया है, और इतने दिनों से इसी वजह से अनाउंस नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इधर सारी चीज़ों की पीपीटी वगैरह सब कुछ तैयार कराई जा रही थी। ये सारा मैटर तैयार हो गया है। अब से फिर से लगातार एकदम बिल्कुल तेजी के साथ एक एक पॉइंट पर, एक एक टॉपिक पर आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तेजी के साथ मिलेंगी, और जो जो पॉइंट्स आप कहोगे उस पर वीडियो मिलेंगी। आपके मन में भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है सजेस्ट जो आप करना चाहते हो कि इस पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। देखिए कमेंट करके बताने से आपके लिए समय बच जाएगा, आपके लिए चीजें हो जाएंगी आसान। आप एक एक चीज ढूंढ कर इधर उधर से पढ़ोगे, ठीक है ना। एक एक चीज ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, और हो सकता है हर एक चीज ना मिल पाए। लेकिन कमेंट करके बताने से आपको क्या होगा कि आपके लिए वो सारा काम मैं कर दूंगा, और यहाँ पर वीडियो आपके लिए मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, आप लोग को बस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, ठीक है। आप लोग के लिए चीजें ढूंढ कर लाई जाती हैं, डिटेल्स लिखी जाती हैं, इसके बाद प्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग को भी चाहिए, आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर करो, ठीक है। कहीं अगर आप और जगह नहीं शेयर कर पाते हो तो आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा लिया करो। दिन भर में आप स्टेटस लगाते ही हो, व्हाट्सएप पर आप लिंक का भी स्टेटस लगा लिया करो। इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए यहाँ पर समय बचाया जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा हमारी भी हेल्प करो, इस चैनल को भी सपोर्ट करो। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किसने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया? तो टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया दोस्तों इंस्टाग्राम ने। किसने? इंस्टाग्राम ने। टेक अ ब्रेक फीचर, ये नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों। टेक अ ब्रेक जो फीचर होगा, ये एक प्रकार से एक ब्रेक लेने के लिए फीचर है। यानी आप जब यूज करना शुरू करते हो, इंस्टाग्राम रील्स देखते रहते हो या फिर मीम्स पढ़ते रहते हो, तो लगातार आप पढ़ते ही रह जाते हो, बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है। ऐसे में दोस्तों इंस्टाग्राम में ने एक टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है, और इसने कहा है कि ये समय समय पर जब देखेगा कि बहुत ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया है,
तो पॉपअप के माध्यम से नोटिफाई करेगा आपको कि आप जो है टाइमर सेट करो, रिमाइंडर सेट करो कि कितने समय तक और यूज करोगे, या फिर अभी आपने इतना ज्यादा यूज कर लिया है अब आप बंद कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो ये लत लग गई है एक प्रकार से, वो लत खत्म हो जाएगी। टेक अ ब्रेक जो है ये वी द यंग नाम के कैंपेन से एक प्रकार से प्रमोट किया जाएगा, इंस्टाग्राम के द्वारा शुरू किया गया है। इंस्टाग्राम मेटा कंपनी की स्वामित्व वाली कंपनी है। मेटा आप जानते हो फेसबुक की स्वामित्व कंपनी है। मैंने आपको बताया था फेसबुक के जो मालिक हैं वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल दिए हैं, अब कर दिए हैं मेटा। ठीक है, अब मेटा के ही अब सब प्रोडक्ट होंगे। कौन कौन से, एक तो फेसबुक होगा, ठीक है, फेसबुक मेटा का प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम, इसके अलावा व्हाट्सएप आप जो GIF फाइल यूज करते हो उसके लिए जिफी के साथ इसने समझौता किया था ये। ठीक है, बहुत सारी और छोटी मोटी कंपनियां हैं, ये सभी की कंपनियों की पेरेंट कंपनी कौन है, मेटा है अब। ठीक है, पहले फेसबुक कंपनी थी, फेसबुक का ने ही इसे सबको खरीदा था, लेकिन अब इसने क्या कहा कि अपनी पेरेंट कंपनी जो है इसका नाम मेटा करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो मेटा जो कंपनी है उसी के अंदर आता है इंस्टाग्राम। मेटा ने इंस्टाग्राम को भी खरीदा था, कब खरीदा था, 2012 में खरीदा था, $1 बिलियन में, $1 बिलियन में। ठीक है ना, इसके बाद 2014 में इसने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था लगभग $19 बिलियन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UNEP ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य से समझौता किया। माझी वसुंधरा, तो UNEP यानी यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने दोस्तों माझी वसुंधरा अभियान के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। एक्चुअली में माझी वसुंधरा जो है ये महाराष्ट्र सरकार का ही एक प्रोग्राम है, एक प्रकार का ये एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, पर्यावरण का के लिए एक कार्यक्रम है माझी वसुंधरा। माझी वसुंधरा का मतलब होता है मेरी धरती, मेरी धरती। ठीक है ना, यानी माई अर्थ, माई अर्थ। तो इस प्रोग्राम को शुरू किया महाराष्ट्र सरकार ने, और किसके साथ मिलकर के, UNEP के साथ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर के शुरू किया है। तो दोनों ने मिलकर के इसे शुरू किया है पर्यावरण के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इसकी सुरक्षा करने के लिए। UNEP के बारे में बात करेंगे, 1972 में स्थापना हुई थी, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं ईगर एंडरसन। कौन है, ईगर एंडरसन। आपको दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो दी गई है, आप सभी ऑर्गेनाइजेशन को उस एक वीडियो में देख सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। महाराष्ट्र आया है, महाराष्ट्र के बारे में जानो। यहां पर है महाराष्ट्र, मुंबई और नागपुर, दो इसकी राजधानियां हैं। मुंबई है समर कैपिटल, नागपुर है विंटर कैपिटल। उद्धव ठाकरे जी शिवसेना पार्टी से यहाँ के CM हैं। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। दीपांकर दत्ता जी ये बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं चीफ जस्टिस। लोनार झील का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि इसका रंग एक बार अभी गुलाबी हो गया था। ठीक है ना, और ये एक प्रकार की कृत्रिम झील है, 50,000 साल पहले उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। शिव सागर झील, उपवन झील, यहाँ पर झीलें हैं। नेशनल पार्क में बात करें तो भीमा शंकर, तडोबा और चंदोली नेशनल पार्क है। भोर घाट, थाल घाट और अंबा घाट ये यहाँ के दर्रे हैं। लावड़ी बहुत ही फेमस यहाँ का लोक नृत्य है, तो लावड़ी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। औरंगाबाद में दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फाइजर इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया। फाइजर इंडिया, इसका अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया प्रदीप शाह जी को। प्रदीप शाह यहाँ पर जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, चाचा जी को हल्के में मत लेना, ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं प्रदीप शाह जी, इनको फाइजर इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। ये क्रिसिल के पूर्व प्रबंध निदेशक और संस्थापक सदस्य रह चुके हैं, यानी क्रिसिल आप जानते हो ना, जो रेटिंग एजेंसी है जो GDP का अनुमान वगैरह जारी करती है, उसके ये MD और फाउंडर्स रह चुके हैं, फाउंडर्स में रह चुके हैं। इसके अलावा 1977 में जो HDFC है उसकी जब स्थापना हुई थी तो उसके भी स्थापना में इन्होंने मदद की हुई थी। HDFC, अब आप सोचोगे आपको यही याद होगा 1994, वो 1994 जो है वो HDFC बैंक है, यानी HDFC की ही जो बैंक वाली शाखा है वो है 1994 जो में स्थापित हुई। HDFC कंपनी की स्थापना 1977 में हुई थी और उसकी स्थापना में ये सहयोग दिए थे। इसके अलावा USAID, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक यानी ADB, इन सब में ये सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। सलाहकार कौन होता है, एडवाइजर कौन होता है, जो समझ लीजिए सबसे जो मेन हेड होता है उससे डायरेक्ट टॉक में रहता है, उसको सलाह देता है। तो प्रदीप शाह जी ये अब बन गए हैं फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष। ये किसकी जगह पर आए हैं, RA शाह की जगह पर आए हैं। अगला देखते हैं, फाइजर इंडिया आप जानते हो ना, इसने वैक्सीन वगैरह बनाई हुई है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसने जीता? तो 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार जीता है दोस्तों अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने। पहली बार किसी सही संसद के पास सही पुरस्कार पहुंचा हुआ है। नितिन गडकरी जी दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं और इनको अभी हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार मिला हुआ है। इनको नासिक पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा दिया गया है। ये पुरस्कार जो दक्ष सांसद होते हैं, जो अच्छे सांसद होते हैं, उनको दिया जाता है। ये पुरस्कार विधानसभा के सदस्यों को भी दिया जाता है, राज्यसभा और लोकसभा के भी सदस्यों को दिया जाता है। ठीक है ना। ये पुरस्कार दोस्तों अभी पिछली बार वाला जो 17वां मिला था वो कार्यक्षम आमदार को मिला था, जो कि एक विधानसभा सदस्य है महाराष्ट्र के। ये पुरस्कार जो है माधवराज लिमये पुरस्कार इनकी बेटी के द्वारा शुरू किया गया था। इनकी बेटी का नाम है डॉक्टर शोभा नेर्लिकर। तो इनके द्वारा शुरू किया गया था। 50,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तो इस बार नितिन गडकरी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपनी करंट अफेयर की ई बुक भी आती है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आती है और पिछले 3 सालों से ये करंट अफेयर की ई बुक आ रही है। इससे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की ई बुक इस रेट में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है और वो भी 100% कवर अप गारंटी के साथ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भरोसा है। ये ई बुक बहुत सारे लोग इंतजार करते रहते हैं हर महीने की पहली तारीख को, दूसरी तारीख को कि ई बुक कब आएगी। ठीक है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसमें आपको हर एक चीज़ें चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल्स दिया ही रहता है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। यानी पूरे के पूरे महीने का संपूर्ण कवरेज होता है और आप कॉम्बो ई बुक्स भी ले सकते हो, यानी साल भर की ई बुक्स भी ले सकते हो, 6 महीने की ई बुक्स वगैरह भी ले सकते हो। आपको क्या करना है, आपको जाना है एमजेटी ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप लिख करके सर्च कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फिर जो ई बुक चाहे वो ई बुक आप ले सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या पेमेंट करने में आपको दिक्कत आ रही है, नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने जारी किया हुआ है। आप गूगल पे या फोन पे के माध्यम से भी ई बुक प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने दोस्तों किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय किया? तो इसरो ने अभी हाल ही में इनसैट 4B संचार उपग्रह को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को निष्क्रिय कर दिया है। इसरो ने इनसैट 4B सैटेलाइट को क्यों निष्क्रिय किया है? क्योंकि दोस्तों देखिए अब इसका टाइम हो चुका है। जब जब इसरो के द्वारा या कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे नासा हो, चाहे इसरो हो, चाहे जक्सा हो, ठीक है, चाहे CNSA हो, जो भी स्पेस एजेंसी अगर अंतरिक्ष में कोई सी भी सैटेलाइट लॉन्च करी हुई है, जब जिस काम के लिए वो लॉन्च की गई है और अगर जब तक के लिए लॉन्च की गई है, अगर वो समय समाप्त हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उसको अब निष्क्रिय किया जाए और इसके बाद उसका डिस्पोजल भी किया जाए। देखिए इसे पोस्ट मिशन डिस्पोजल कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। PMD पोस्ट मिशन डिस्पोजल कहते हैं, यानी कि अपना मिशन खत्म किया, अब इसको डिस्पोज किया जाना है। तो इसको डिस्पोज कहां पर किया जाएगा? समुद्र वगैरह हुआ या फिर कहीं पर ऐसी जगह पर गिरा करके इसको डिस्पोज किया जाएगा। मैंने आपको याद होगा ना अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में अभी बताया था, 2031 में अंतरिक्ष स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराया जाएगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष स्टेशन जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है तो 2031 में उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही इनसैट 4B जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, इसको अब निष्क्रिय किया जा रहा है इसरो के द्वारा। ठीक है, 24 जनवरी को इसे बंद कर दिया गया था। अब ये पोस्ट मिशन डिस्पोजल के बाद कौन सा ये पोस्ट मिशन डिस्पोजल होगा? तो ये 21वां ऐसा भारतीय भू उपग्रह है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जिसका पोस्ट मिशन डिस्पोजल किया जा रहा है। इनसैट 4B नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खास करके RRB NTPC 2 वाले, RRB NTPC CBT 2 वाले इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनमें अलग से एक साफ साफ तौर पर रखा गया है सिलेबस में CBT 2 के लिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो स्पेस टेक्नोलॉजी चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेन का हो, इंटरनेशनल हो, तो उस पर भी आपको फोकस रख कर रखना है, चलना है। इसरो के बारे में बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, अभी नए अध्यक्ष बने हैं, के सिवान जी की जगह पर बने हुए हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति दी? तो दोस्तों मालदीव ने घोषणा की है कि अब वो भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देगा। बिना वीजा के वो 90 दिनों तक मालदीव में आ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा केवल ये व्यापारियों के लिए किया गया है। ठीक है ना, तो मालदीव सरकार ने मंजूरी दी है केवल व्यापारियों के लिए। अच्छा, अब इससे एक और फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जो पासपोर्ट रैंकिंग है ना, अपनी पासपोर्ट रैंकिंग,
पासपोर्ट रैंकिंग में भी अब सुधार आएगा। ठीक है, मैंने आपको याद होगा हेनले पासपोर्ट रैंकिंग जो आपको बताई थी, जिसमें 83 रैंक है अभी इंडिया की, तो इसमें बताया था मैंने कि 2 देश शामिल हुए थे, इस वजह से दोस्तों इसकी रैंकिंग 90 से आकर के 83 पर आ गई थी। 2 देशों ने वीजा फ्री किया था। अभी देखिए मालदीव भी बिना वीजा के कर दिया है प्रवेश की मंजूरी, यानी इससे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगली बार वाली जो आएगी हेनले पासपोर्ट की रैंकिंग, और जो कि हर 3 महीने पर जारी की जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा और इस पॉइंट को भी लिया जाएगा। मालदीव की राजधानी है माले, प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम मोहम्मद और मुद्रा होती है मालदीवियन रुपया। आज वर्ल्ड मैप अवेलेबल नहीं है, आज मैं आपको वर्ल्ड मैप में ये नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई आईटी या आईटीईएस नीति की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों गुजरात राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए अपनी एक नई आईटी पॉलिसी या आईटीईएस पॉलिसी जारी की है। गुजरात के जो सीएम हैं, जो अभी नए नए बने हुए हैं, भूपेंद्र पटेल जी, तो इन्होंने ये घोषणा की हुई है कि ये अगले 5 वर्षों के लिए एक नई आईटीईएस नीति की घोषणा करेंगे, जिसमें पूंजीगत व्यय करने के इच्छुक जो संस्थाएं होंगी उनको 200 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इससे 1 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, ये वाली जो आईटी नीति है, आईटी पॉलिसी है, ये पिछली वाली जो नीति है, पिछली वाली जो पॉलिसी थी 2016 से 2021 वाली, उसी की जगह पर आएगी। उस वाली पॉलिसी में कहा गया था कि $2 बिलियन निर्यात किया जाएगा, साथ ही साथ आईटी टर्नओवर जो है ये $15 बिलियन तक बढ़ाया जाएगा और इससे 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार आएगा। ठीक है, तो ये लक्ष्य रखा गया था। इस बार वाली जो पॉलिसी है ये 2022 से लेकर के 2027 तक के लिए रहेगी, यानी अगले 5 वर्षों तक रहेगी। गुजरात आया है, क्विकली हम लोग जानेंगे गुजरात के बारे में। आप मैप में देखोगे यहाँ पर है गुजरात, गांधीनगर राजधानी, भूपेंद्र पटेल जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी और अरविंद कुमार जी हैं यहाँ के चीफ जस्टिस। गुजरात दोस्तों तटीय रेखा वाला, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। गिर नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, वसुंधरा नेशनल पार्क भी यहीं पर है। गरबा डांडिया रासलीला यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको आई होगी वीडियो पसंद। वीडियो अगर आई है पसंद तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हाँ जैसा कि मैंने आपको बताया शेयर जरूर करना, शेयर ना कर पाना तो व्हाट्सएप का स्टेटस ही लगा लेना। चलिए अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन 70 डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, उत्तराखंड के महिला और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान कौन है? दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। आप एमजेटी ऐप पर जाकर के इसकी क्विज भी सॉल्व कर लिया करना। क्विज सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपने जो पढ़ा उसको कितना तैयार हुआ, आपके माइंड में कितना बैठा। ठीक है, और ई बुक वगैरह भी आप वहां से जाकर के ले सकते हो। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।